रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 83 का संबंध 24 के साथ में, उसी प्रकार से 96 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 83 से यहाँ पर 24 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 83 से यहाँ पर 24 बना है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 96 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 83 से यहाँ पर 24 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 83 से 24 बनाने के लिए 83 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 83 की दोनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 तिये 24 और मेरे भाई ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 96 के अंदर और इस 96 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 96 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए 96 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 96 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 छिके 54। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 54। अब हमें देखना है कि संख्या 54 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 54 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए शब्द का वैनारेख बताइए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि माँ, पिता और महिला इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर वेन डायग्राम से लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं, माँ, पिता और महिलाएं। इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, तो आंसर है माँ का रिलेशन महिलाओं के साथ में है, लेकिन पिता का रिलेशन ना तो माँ के साथ में है और ना ही महिलाओं के साथ में है। यानी कि जितनी भी माँ होती है वो सभी क्या होती है, महिलाएं होती हैं और पिता क्या, यानी कि जितने भी पिता होंगे वो सभी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कॉमन शब्द कौन सा हो गया, महिलाएं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर मैं सबसे पहला आरेख बनाऊंगा महिलाओं के लिए, उसके बाद में जितनी भी माँ होती हैं वो सभी क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो माँ यानी कि माँ का वेन आरेख आ जाएगा किसके अंदर, वे माँ का आरेख आ जाएगा महिलाओं के आरेख के अंदर। ठीक है, फिर क्या बच गया, पिता। तो पिता का संबंध ना तो महिलाओं के साथ में है और ना ही माँ के साथ में है, तो इन दोनों से अलग आरेख हो जाएगा किसका, पिता का। यानी कि माँ, पिता और महिलाएं इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको ध्यान से देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन थर्ड के अंदर है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं
वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट फुल डिस्काउंट के साथ में मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये के अंदर है। अब इस मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि C भाग R बराबर F लिखा जाता है और E भाग T बराबर D लिखा जाता है और B भाग Z बराबर M लिखा जाता है तो F भाग L बराबर क्या लिखा जाएगा? यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आपको ज्ञात करना है। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि C भाग R बराबर F कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए इन सभी का करेंगे नंबरिंग। पहले दिया गया है C भाग R, तो यहाँ पर देखिए C आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है भाग है, फिर देखिए R आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 3 का भाग 18 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 6, और 6 नंबर पर आता है अल्फाबेट लेटर F। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर भरा गया है F। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि E भाग T बराबर D सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। ई के बाद में क्या है टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। तो ध्यान से देखिए 5 का भाग 20 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 चौक 20 है, और 4 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर भरा गया है डी। अब इसी प्रकार से हम आगे क्या करेंगे, आगे भी चेक करेंगे इसी प्रकार से कि बी भाग जेड बराबर एम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो पहला लेटर है बी आता है कितने नंबर पर, मेरे भाई ध्यान से देखिए बी आता है 2 नंबर पर है। ठीक है, बी के बाद में क्या है जेड आता है कितने नंबर पर, 26 नंबर पर है। अब ध्यान से देखिए 2 का भाग 26 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 13, और 13 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एम, और ध्यान से देखिए एम यहाँ पर भरा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि एफ भाग एल बराबर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरे भाई, पहला लेटर है एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है भाग, फिर क्या है एल आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। अब ध्यान से देखिए 6 का भाग देंगे 12 के अंदर तो चला जाएगा 6 दूना के 12, 2 आ गया। 2 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है बी, यानी कि एफ भाग एल बराबर है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेटर भरा जाएगा बी। अब हमें देखना है कि बी लेटर किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, ऑप्शन बी के अंदर हमें बी लेटर दिया गया है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 50,
50 के बाद में 60, 60 के बाद में 80, 80 के बाद में 120, 120 के बाद में 200 और 200 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज वाले प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले 50 से कितना बन रहा है 60 है, 50 से 60 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 50 में क्या कर दें +10 कर दें तो 50 और 10 मिलकर बन जाएगा 60 है। फिर देखिए 60 से कितना बन रहा है 80, 60 से 80 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 60 में क्या कर दें +20 कर दें तो 60 और 20 मिलकर बन जाएगा 80। फिर देखिए 80 से कितना बन रहा है 120 है, 80 से 120 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 80 में क्या कर दें +40 कर दें तो 80 और 40 मिलकर बन जाएगा 120। फिर देखिए 120 से कितना बन रहा है 200, 120 से 200 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 120 में क्या कर दें +80 कर दें तो 120 और 80 मिलकर बन जाएगा 200। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 200 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितने भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ +10, उसके बाद में +20, उसके बाद में +40, उसके बाद में +80, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए 10 का 2 गुना 20, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80। अब 80 से अगली संख्या हम ज्ञात करेंगे तो 80 का भी क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। तो 80 का 2 गुना करेंगे तो 80 और 80 मिलकर बन जाएगा 60, यानी कि 80 का 2 गुना हो जाएगा 160। अब हमें क्या करना है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो यदि हम 200 के अंदर क्या कर दें +160 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 200 के अंदर हम क्या कर देंगे +160 कर देंगे तो 200 और 160 मिलकर बन जाएगा 360, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 360। अब हमें देखना है कि संख्या 360 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 360 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से चावल का संबंध है कार्बोहाइड्रेट के साथ में उसी प्रकार से दाल का संबंध किसके साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट के साथ में है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि दाल का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, चावल खाने से हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि दाल खाने से क्या मिलता है। तो चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसी प्रकार दाल खाने से हमें मिलता है प्रोटीन। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा प्रोटीन। अब हमें देखना है कि प्रोटीन शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है प्रोटीन शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको सभी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई आप सभी अभ्यर्थियों को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत का नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी वर्ष 1925 में, ऑप्शन सी वर्ष 1967 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1951 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1930 में, ऑप्शन बी वर्ष 1987 में, ऑप्शन सी वर्ष 1961 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1956 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना शुरू की गई थी 29 नवंबर 2017 को। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई याद रखना ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। माले किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मालदीव देश की राजधानी है
माले। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर मुद्रा टॉपिक और देश की राजधानी और उनके मतलब राज्य और राजधानी और मेरे भाई मुद्रा, इन 2-3 टॉपिक से लगभग आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई याद रखना, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। यानी कि 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी अभ्यर्थी या तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप सभी स्टूडेंट एक बार इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की न्यू वैकेंसी का फॉर्म डाले हैं और उसके अंदर पहली बार के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के न्यू एग्जाम के लिए करीब 25,000 प्लस ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट हमने तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं, वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको फुल डिस्काउंट के साथ में मिलने वाला है। कितने रुपए में मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको मात्र और मात्र 51 रुपए की फीस के अंदर है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर आपको लगभग 85 प्लस प्रश्न इसी मास्टर PDF सेट से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, या फिर हम बोल सकते हैं कि मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और इस ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई कितनी है, ये आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको सही में पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।